हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेकर के आ गए हैं बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। ये आपको जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, अगर आप इग्नू में बीएजी के स्टूडेंट हैं और आपके सेकंड ईयर में बुक होगी बीपीएससी 134, उसमें क्या होगा कि आपका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं यथार्थवाद, यानी जिसको हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियलिज्म। यानी रियलिज्म की जो अप्रोच है, या कह सकते हैं कि मोरगंथु, यानी इस जो यथार्थवाद को जी अगर इसके जो थिंकर हैं यथार्थवाद का जो थिंकर कौन है दोस्तों, उनका नाम है मोरगेंथु। यानी मोरगेंथु ने कहीं कहीं यथार्थवाद को लेकर के आते हैं। और कहीं न कहीं मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो यथार्थवाद आया है कि उससे पहले क्या था, अगर कहीं कहीं माना जाता था कि आदर्शवाद चलता था, यानी व्यक्ति बहुत आदर्शवाद है और कहीं कहीं राज्य भी आदर्शवाद है। यानी कहीं या आदर्शवाद की कहीं कहीं कह सकते हो कि काउंटर बैक करते हो कहीं कहीं मोरगेंथु लेकर के आते हैं आईआर, यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ते हैं, रियलिज्म। और रियलिज्म में किस चीज़ों की बात की जाती है या यथार्थवाद क्या होता है, हम उसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। और इस पूरे कहीं लेक्चर को आप पूरा सुनिएगा और इससे आपको पता चल जाएगा और कहीं कहीं आपको इजी लैंग्वेज में कहीं कहीं पता चल जाएगा कि यथार्थवाद क्या है और रियलिस्ट, जो कहीं कहीं रियलिस्ट के जो थिंकर हैं मोरगेंथु जो हैं, वो यथार्थवाद को किस रूप से कहीं कहीं बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या माना जाता था, इससे पहले क्या चलता था, आपने देखा होगा कि जो यथार्थवाद आया है वो कहीं कहीं जो कहीं के व्यक्ति को बताया जाता था व्यक्ति बहुत आदर्शवादी है, क्योंकि कहीं कहीं व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, यानी कहीं कहीं इंसान के स्वभाव के और मनुष्य के स्वभाव को कहीं कहीं जब हम राज्य पर देखते हैं, यानी जैसे एक प्रकार से जैसे इंसान बिहेव करता उसी प्रकार से स्टेट भी कहीं कहीं बिहेव करता। और कहीं कहीं मोरगंथु इस बात को कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या किसके लिए होड़ मची हुई, यानी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारा जो चल रहा है वो मात्र और मात्र क्या, शक्ति को अर्जित करने की, यानी शक्ति का सिद्धांत एक कहीं कहीं बात करते हैं। यानी कह सकते हो मोरगंथु कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितने भी नेशन हैं, सभी जितने भी राष्ट्र हैं, कहीं कहीं शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और संघर्ष जो है वो हमेशा बनता चलता रहेगा और ये शाश्वत नियम है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, कोई ऐसा नहीं। और कहीं कहीं मोरगंथु इस बात को भी कहता है कि जो विरोध है और संघर्ष है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, कहीं न कहीं जितने भी राष्ट्र हैं वो कहीं न कहीं क्या करना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, यानी वो राष्ट्रीय एक प्रकार से शक्ति का अर्जन करना चाहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी राज्य हैं, यानी कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी राज्य हैं कहीं कहीं वह शक्ति का अर्जन करना चाहते हैं और कहीं कहीं मोरगंथु उसी बात को कहता है। ठीक है, तो यथार्थवाद क्या होता है, अब हम यथार्थवाद को देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विवेचना करने के लिए यथार्थवादी उपागम को सर्वोत्तम माने। अगर हम यथार्थवादी उपागम की बात करें उसमें देखोगे कि यानी रियलिज्म जो उपागम को देखें, यानी अगर उसमें अप्रोच को देखें, रियलिज्म की जो अप्रोच है वो विचारों का एक समूह, यानी एक प्रकार का क्या है, विचार है। ठीक है, अप्रोच है कह सकते हैं जो जो कहीं न कहीं क्या जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों को निहितार्थ को अपनी आसानी से चिंतन सामग्री मानता है। यानी कहीं यथार्थवाद क्या है, विचारों का समूह है जो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी एंड पावर को, यानी यथार्थवाद सबसे ज़्यादा किस पर बल देता है, पावर पर, यानी शक्ति पर, और किस पर देता है, और कहीं कहीं सिक्योरिटी पर, यानी सिक्योरिटी और पावर पर। यानी राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी स्टेट हैं वो कहीं कहीं शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और कहीं कहीं जितने भी नेशन है वो शक्ति को अर्जित करके कहीं कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी संघर्ष बने हुए हैं और जो विरोध बना हुआ है, जो विरोध और संघर्ष है उसका कहीं कहीं इसीलिए विरोध और संघर्ष हो रहा है ताकि नेशन अपनी शक्ति को प्राप्त कर सके और कहीं कहीं उस शक्ति के द्वारा, उस पावर के द्वारा अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर सकें। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हम यथार्थवाद को अगर कहेंगे, यथार्थवाद का जन्म क्यों गया, क्योंकि आपने सुना जिस प्रकार
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने की यानी उसको अपने अंडर में लाने की या उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से जो राष्ट्र है वो पावर को गेन करके कहीं न कहीं दूसरे राष्ट्रों पर अपना दबदबा या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अपनी मनमानी करना चाहता है। यानी इंटरनेशनल राजनीति में अगर देखोगे तो जो भी राष्ट्र हैं वो कहीं न कहीं शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और पावर को प्राप्त करके वो कहीं न कहीं दूसरे राज्यों को नष्ट करना चाहते हैं या कहीं न कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए वह दूसरे राष्ट्रों का यूज कर सकें। इसीलिए क्या हर राष्ट्र क्या करना चाहता है कि शक्ति को यूज करे, पावर को गेन करे। सभी राष्ट्र क्या है, पावर को गेन करना चाहते हैं, करते हैं। इसीलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। यानी कहीं क्या कह रहे हैं कि विचार ये है कि क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने का प्रयास करता है। यानी एक राज्य दूसरे राज्य को नष्ट करने का प्रयास करना चाहता है। इसीलिए प्रत्येक राज्य चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा हो, सुरक्षा और उनमें क्या है, शक्ति बने। यानी हर स्टेट जो है वो कहीं कहीं सुरक्षा और कहीं कहीं कह सकते हो कि और शक्ति को प्राप्त करना चाहता है ताकि वह दूसरे राज्य से अपनी क्या कर सके, रक्षा कर सके या उससे सुरक्षा कर सके। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो हम क्या देखते हैं कि संघर्ष बना हुआ, अगर संघर्ष है या गतिरोध बना हुआ या संघर्ष और हिंसा है, एक जो गतिरोध बना हो कहीं कहीं जितने भी राष्ट्र हो शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः यथार्थवादी दृष्टिकोण की बुनियादी मान्यता यह है कि राज्यों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यानी यथार्थवादी थिंकर क्या मानते हैं कि राष्ट्रों के बीच में विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में बना रहेगा। यानी सब यथार्थवादियों का मानना क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच में विरोध और संघर्ष हमेशा बना रहेगा, ये हमेशा बना रहेगा, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी राष्ट्र जो हैं वो पावर को गेन करना चाहते हैं, शक्ति को, और कहीं कहीं शक्ति के द्वारा अपनी सुरक्षा को कहीं कहीं वो ठीक करना चाहते हैं। यथार्थवादी विरोध और संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक जरूरी या शाश्वत नियम के रूप में, यानी यथार्थवादी जो थिंकर हैं उनका कहीं कहीं मानना है कि जो कहीं मानते हैं कि एक जरूरी है, यानी एक शाश्वत नियम माने। यथार्थवादियों ने बोला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर देखेंगे जो विरोध है और संघर्ष है वह एक नियम है, वो हमेशा बना रहेगा, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। यथार्थवादी विरोध एवं संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में नहीं मानते। यानी अगर हम यथार्थवादी यानी रियलिस्ट जितने भी थिंकर हैं, रियलिस्ट थिंकर क्या कहते हैं कि जो यथार्थवाद है, यानी जो IR में जो देखोगे कि एक प्रकार से देखोगे संघर्ष बना हुआ है, विरोध और संघर्ष कोई आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल नहीं, अचानक कोई चीज नहीं, बल्कि क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं एक कोई घटना के रूप में नहीं मानते, बल्कि एक बहुत वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया है कि हर जो नेशन है वो कहीं कहीं अपनी शक्ति को यानी पावर को गेन करना चाहते हैं। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य एवं राष्ट्र नेतृत्व का मुख्य कर्ता शक्ति की होड़ और में विजय, यानी राष्ट्रवादी का मानना है कि राज्य और राज्य का जो नेतृत्व करता है, यानी राज्य भी और राज्य का जो नेतृत्व करता है वो सभी क्या करना चाहते हैं कि कहीं कहीं विजय प्राप्त यानी शक्ति को प्राप्त करके सभी चीजों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तभी संभव जब शक्ति संतुलन रहेगा तभी सभी पक्षों को बनाए रखने का प्रयास करें। यानी कहीं न कहीं चाहे राष्ट्र राज्य हैं वो कहीं राष्ट्र राज्य सरकार कह सकते हैं और स्टेट, ये सभी लोग कहीं कहीं राष्ट्रीय शक्ति को कहीं पावर को गेन करके कहीं कहीं अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। और कहीं कहीं शक्ति को हमेशा संतुलन में, यानी IR में अगर देखेंगे, अगर हम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखेंगे तो उसमें सभी के पास जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं कहीं समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो शक्ति है सबको समान रूप से वितरित होनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए किसी राष्ट्र को ज़्यादा शक्ति मिल गई, किसी राष्ट्र को कम शक्ति मिल गई, तो क्या होगा, जो गरीब राष्ट्र होगा उस पर हमला कर देगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि कहीं के शोषण करेगा। जो वैसे भी देखते हो जो अमीर आदमी है गरीब का शोषण करता है, उस पर अत्याचार कर, उसी प्रकार से कहीं कहीं अगर सभी व्यक्ति बराबर होंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, तो कोई किसी पर शोषण नहीं करेगा। उसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब सभी राष्ट्र बराबर रहेंगे, उसमें जो पावर है सब में बराबर रहेगी, तो कोई किसी का कहीं ना तो संघर्ष होगा और ना कोई लड़ाई झगड़े होंगे, ना तो युद्ध होगा। यानी कहीं न कहीं राष्ट्रों के बीच में जो शक्ति और पावर है वो कहीं कहीं एक रूप में और कहीं कहीं बराबर होनी चाहिए। और कहीं इससे क्या होगा कि तभी सभी पक्षों को संतुलित हम बना सकते हैं।
यथार्थवादी मानते हैं शक्ति द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है। यानी यथार्थवादी थिंकर या मानते हैं, यानी जितने भी हमारे रियलिस्ट थिंकर क्या हैं कि शक्ति के द्वारा यानी पावर के द्वारा ही हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं। जो भी राष्ट्र शक्तिशाली होगा वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर लेगा। एक गरीब राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन एक अमीर और समृद्ध राष्ट्र जो होगा वो अपने राष्ट्रीय हितों के यानी जो पावर का मतलब है, चाहे मिलिट्री पावर हो, चाहे इकोनॉमी की पावर हो, चाहे लैंड की पावर हो, चाहे पॉपुलेशन पावर, यानी यहाँ पर जो शक्ति की बात की जा रही है वो आप मिलिट्री पावर को या पॉलिटिकल पावर को या आप इकोनॉमी पावर को नहीं, बल्कि सभी शक्तियों को करके हम यहाँ पर पावर को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी मोरगंथु कहते हैं। यानी राष्ट्र राज्य जो है, यानी जो यथार्थवादी ये मानते हैं कि जो स्टेट है वो कहीं के पावर को गेन करना चाहता है और पावर के द्वारा वो क्या करना चाहेगा, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उस नेशनल इंटरेस्ट को क्या करेगा, वो पूरा करना चाहते हैं या नेशनल इंटरेस्ट को उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, यानी यथार्थवादी जो है वो शक्ति को क्या मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या मानते हैं, केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट मानते हैं। यथार्थवादी जो है वो शक्ति को कह सकते हैं कि वो केंद्र बिंदु मानते हैं, किसका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। इसीलिए इसे शक्ति का दृष्टिकोण भी कहा, यानी यथार्थवाद को क्या अगर बोलें तो शक्ति का दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्रों की शक्ति का विकास ही उनके हितों को पूरा करने का एक, यानी यथार्थवाद के अनुसार अगर माने तो राष्ट्र की शक्ति का विकास, यानी राष्ट्र की शक्ति का विकास होगा तभी राष्ट्र के हितों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। यानी जो भी राष्ट्र हैं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहते हैं उस शक्ति को गेन करेंगे और शक्ति के द्वारा ही अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति कर सकते हैं। यानी रियलिस्ट थिंकर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के लिए वह कहीं कहीं शक्ति को कहीं कहीं प्राप्त करना चाहते हैं और शक्ति के द्वारा ही अपने वह राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकते हैं। और यथार्थवादी कहीं कहीं उनको यथार्थवादियों के अनुसार राष्ट्र राज्य शक्ति का विकास उसके राष्ट्रीय हितों के, यानी जो यथार्थवादी हैं वो शक्ति को चाहते हैं ताकि वो शक्ति के द्वारा अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें और कहीं कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति में विकास ही अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी प्रत्येक जो स्टेट है और जो राज्य है, यानी प्रत्येक स्टेट राज्य है या वहाँ की जो लीडरशिप है या वहाँ के राजनेता हैं, वह के डेवलपमेंट के लिए और राष्ट्र के हितों को पूर्ति करने के लिए शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, लगे रहते हैं या उसमें परिवर्तनशील रहते हैं। शक्ति और हितों के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं को कार्य को समझा जा सकता है। यानी शक्ति के आधार पर, यानी कहीं कहीं जब कोई राष्ट्र शक्ति को गेन करेगा, राष्ट्रीय हितों को अपनी पूरा करेगा, तो उसी के आधार पर कहीं कि वहाँ की जो लीडरशिप होगी तभी तो वहाँ पर माना जाएगा कि हमारा देश तरक्की कर रहा है या उस राष्ट्र के कार्यों को हम जान सकते हैं। यथार्थवाद इस बात पर भी बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर किए जाने चाहिए, ना कि नैतिक और भावनात्मक आधार पर। यानी यथार्थवादी ये मानते हैं कि जब आप विदेश नीति बनाते हैं, यथार्थवादी क्या कहते हैं कि जब नेशन जो होता है यानी जो स्टेट होता है, जब वो अपने विदेश नीति बनाता है या फॉरेन पॉलिसियां जब बनाता है, जब कोई भी स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही क्या पॉलिसियां बनाई जाती हैं। पॉलिसियां कभी भी नैतिक आधार पर और कहीं कहीं भावनात्मक यानी इमोशनल और कहीं कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि इमोशनल इशू पर या किसी रास्ते से फ्रेंडली होकर के जो पॉलिसी होती है यानी फॉरेन पॉलिसियां होती है उसको जो राष्ट्र होते हैं वो नहीं बनाते हैं, बल्कि जो भी राष्ट्र होगा वो कहीं की जब फॉरेन पॉलिसी बनाएगा या कोई भी पॉलिसी या लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर स्टेट बनाएगा तो कहीं की अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही कहीं कहीं जो राष्ट्र होता है वो अपना क्या बनाएगा, फॉरेन पॉलिसी बनाए। यानी यथार्थवादियों का मानना है कि कोई भी राष्ट्र हो, यथार्थवादियों का मानना है कोई भी राष्ट्र हो, गरीब से गरीब राष्ट्र अपनी अगर फॉरेन पॉलिसी बनाएगा तो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ही बनाएगा। कभी वह नैतिक आधार पर या नैतिकता पर और भावनात्मकता के मुद्दे पर वह कभी भी फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाते हैं।
यथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जरूरी तत्व मान के रूप में देखते हैं। यानी यथार्थवादी क्या मानते हैं, विरोध और जो संघर्ष है, यानी आईआर में यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर देखेंगे, उसमें जो संघर्ष है और जो विरोध है वो कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या रहेगा, जरूरी तत्व मानते हैं, वो हमेशा बना रहेगा और कहीं कहीं उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसे तत्व जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थाओं द्वारा नियंत्रित नहीं कर, यानी यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष और विरोध है, जो संघर्ष और विरोध है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा कभी कम नहीं किया जा सकता, यानी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसे अगर कम कम कर किया जा सकता है लेकिन उसे खत्म कभी नहीं किया। यानी यथार्थवादी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी आईआर में जो विरोध और संघर्ष है, यानी राष्ट्रों के बीच में जो विरोध और संघर्ष बना हुआ है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। वो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट कहीं कहीं फैक्टर के रूप में बना रहेगा और इस फैक्टर को हम दूर नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कह सकते हैं कि विरोध और संघर्ष को, यानी राष्ट्रों के बीच में विरोध और संघर्ष को, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कह सकते हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होगी वह यथार्थ कह सकते हैं कि राष्ट्रों के बीच में जो विरोध है, संघर्ष है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। राष्ट्र राज्य के बीच में विरोध और संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। राज्यों में विरोध और संघर्ष जो है वो हमेशा बना रहेगा, एक शाश्वत नियम है। इसीलिए कूटनीति को चुनौती यही है कि ऐसे साधनों को विकसित किया जाए कि शक्ति संघर्षों में सफलता, यानी कहीं कहीं इसीलिए रियलिस्ट थिंकर क्या कहते हैं, राज्य इस प्रकार की कूटनीतिक चालों को चलते हैं या कूटनीति की चुनौती यही है कि संसाधनों को विकसित किया जा सके। यानी कहीं कहीं राष्ट्र राज्यों के बीच में जब संघर्ष और विरोध को समाप्त ही नहीं कर पाएंगे तो हर राष्ट्र राज्य क्या चाहता है कि कूटनीति के द्वारा कहीं कहीं शक्ति को प्राप्त करना चाहता, और शक्ति को प्राप्त करके वो कहीं कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को हासिल किया जा सके। मोरगंथु इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख वक्ता है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जे हंस मोरगंथु जो हैं वो यथार्थवाद के क्या हैं, थिंकर हैं, और इन्होंने यथार्थवाद का जो थिंकिंग दिया है वो मोरगंथु ने ही दिया है और प्रमुख वक्ता माने जाते हैं। मोरगंथु ने ही यथार्थवाद का सैद्धांतिक आधार, यानी उससे पहले क्या चलता था, आदर्शवाद चलता था। यानी व्यक्ति बहुत आदर्शवादी है, वो किसी पर हमला नहीं करेगा। जिस प्रकार व्यक्ति किसी पर हमला नहीं करेगा, अपने चीज़ों को फॉलो करेगा, जो नियम बनेगा उसकी फॉलो करेगा। अगर उसी प्रकार से राज्य को भी माना जाता, राज्य भी क्या है, आदर्शवादी है, किसी पर हमला नहीं करेगा। राज्य क्या है, अपने नैतिक चीज़ों को मानेगा। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कहीं कहीं जो यथार्थवाद था, जो कह सकते हैं कि जो आदर्शवाद था वो धारा का धारा रह गया, वह कहीं कहीं टिका नहीं, और उसी की जगह पर मोरगंथु लेकर के आते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने हितों के लिए शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और शक्ति अर्जित करके वो अपना सिक्योरिटी करना चाहता है, अपने हितों को प्राप्त करना चाहता है, जिस प्रकार एक व्यक्ति, उसी प्रकार से जो नेशन है या जो स्टेट है वो भी कहीं कहीं शक्ति प्राप्त करके अपने हितों को पूर्ति करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्यों के बीच में संघर्ष बना हुआ है, जो राज्यों के बीच में विरोध और संघर्ष है, ये हमेशा बना रहेगा। और कहीं कहीं क्योंकि इसलिए बना रहेगा क्योंकि जो भी स्टेट है वो कहीं कहीं शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, और शक्ति प्राप्त करके वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है। डॉक्टर महेंद्र कुमार के शब्दों में अगर देखें, पहले ऐसे सिद्धांतकार हैं, उन्होंने नहीं है बल्कि पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी ढांचे को वैज्ञानिक ढांचा विकसित किया। यानी कहीं कहीं यथार्थवाद को कहीं कहीं साइंटिफिक यानी उस आधार को कहीं कहीं देने का काम किया है डॉक्टर महेंद्र कुमार ने। उन्होंने यथार्थवाद राजनीति को यथार्थवादी प्रतिमान यानी रियलिस्ट मॉडल विकसित किया। यानी रियलिस्ट जो था, एक प्रकार से रियलिज्म जो है वो रियलिस्ट मॉडल के रूप में कहीं कहीं विकसित किया गया है। ये बताते हैं, सिंपल सा एक लाइन में अगर बोलूं तो यथार्थवादी क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्यों के बीच में संघर्ष और कहीं कहीं विरोध बना हुआ है, वो कहीं कहीं हर राज्य क्या चाहता है, शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, और शक्ति प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करना या अपनी सुरक्षा करना चाहता है। यानी जो राष्ट्रों के बीच में विरोध और संघर्ष है वो किस लिए है, वो शक्ति प्राप्त करना चाहिए। यानी शक्ति का सिद्धांत है, हर राज्य क्या चाहता है, पावर को गेन करे। और जिस प्रकार एक व्यक्ति पावर को गेन, जिस प्रकार एक व्यक्ति का बिहेवियर है, जिस प्रकार एक इंसान का बिहेवियर होता है, उसी प्रकार
स्टेट भी रिएक्ट करता है। एक प्रकार से जैसे कोई मनुष्य रिएक्ट करता है किसी भी चीज पर, उसी प्रकार से नेशन भी रिएक्ट करता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और शक्ति गेन करना चाहता है, उसी प्रकार से नेशन भी किसी दूसरे राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और पावर गेन करना चाहता है। और इस बात को कौन मानते हैं? मोरगंथु इस बात को कहते हैं। और इसी बात को कहीं कहीं इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि माना जाता था कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है। और बाद में 2 वर्ल्ड वार होने के बाद जो पूरा आदर्शवाद था वो कहीं कहीं धरा का धरा रह गया और वो आदर्शवाद चला नहीं। और उसी के बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही जो मोरगंथु है वो कहीं कहीं अपनी थिंकिंग लेकर के आते हैं, यथार्थवाद को लेकर के आते हैं और कहीं कहीं ये बिल्कुल सही बात बताते हैं और कहीं कहीं कहते हैं कि राज्यों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, जो मारकाट हैं, जो संघर्ष है, ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि हर राज्य क्या है, अपनी शक्ति को गेन करना चाहता है, पावर को गेन करना चाहता है। सच्चाई यही और रियलिटी यही है। और इसी कारण गाजी एल गोब्सामनी ने मोरगंथु को यथार्थवाद का पर्यायवाची बताया। यानी कहीं कहीं मोरगंथु को क्या बताया गया है कि यथार्थवाद का पर्यायवाची, यानी कह सकते हैं कि जे हंस मोरगंथु ने रियलिज्म का थिंकर है और उन्होंने कहीं कहीं इसकी थिंकिंग दी है। और उसी के कहीं कहीं कह सकते हैं कि कई और जो थिंकर हैं वो कहीं कहीं यथार्थवाद का और मोरगंथु को एक प्रकार से पर्यायवाची मानते हैं। जब भी आपसे यथार्थवाद पूछा जाएगा तो उसमें समझ लेना कि वो कहीं कहीं मोरगंथु ने ही उसकी दे रखी है। ठीक है, तो यथार्थवाद है ये पहले चैप्टर में क्या है, यथार्थवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर करके जाना है। एग्जाम जो आ रहा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर आप रिविजन कर लीजिए। आप इसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा और आप इसकी तैयारी कर लीजिए। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं अलग अलग जैसे करके मैंने यहाँ पर अलग अलग डाल रखे हैं, अलग अलग पॉइंट ना, इनको अलग अलग पॉइंट बना लीजिए और इसको आप हेडिंग में बना सकते हैं और इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए ताकि आप जब आपसे यथार्थवाद पूछा जाएगा ना तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद के बारे में जे हंस मोरगंथु के क्या विचार थे। और कहीं कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।